अभी तक हम लोग जनजातीय विद्रोह के 3 कारणों का वर्णन कर चुके हैं। भूमि का अवैधानिक हस्तांतरण, वन संपदा और जल स्रोत के प्रयोग पर बंदिश, जिसमें हम लोग नारा पढ़े थे, जल, जंगल, जमीन और जोगी। उसके बाद हम सामाजिक कारणों का भी चर्चा किए। इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में हम लोग आर्थिक कारण, जनजातीय विद्रोह का जो इतिहास है उसको, राजनीतिक कारण, बेगारी के लिए मजबूर किया जाना और महिलाओं की अस्मिता से खिलवाड़, इतने टॉपिक्स को डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। जो चौथा टॉपिक है वो है आर्थिक कारण। हम लोग देखेंगे कि जो आदिवासी समाज की जो पारंपरिक संरचना है, उस सामाजिक परंपरा या संरचना जो है, राजनीतिक संरचना जो है, उसमें हम लोग ये देखेंगे कि आदिवासियों का जो व्यवस्था था उसमें टैक्सेशन की बात कहीं नहीं थी। वो अपने सरदार या जो जमींदार होते थे या जो स्थानीय राजा थे, उनको स्वेच्छा से जो भी जंगली संपत्ति या जंगली जो फल फूल, कंद मूल या शिकार जो वो प्राप्त करते थे, उसका एक आंशिक हिस्सा जो है अपने सरदार या अपने से ऊपर के राजनीतिक जो संगठन है उसको जो है भेंट के स्वरूप देते थे। उसमें कहीं भी कर के रूप में उसको, उसकी मात्रा को कभी भी नियत नहीं किया गया था। लेकिन जब भारत में या झारखंड के प्रदेश में अंग्रेजों का प्रवेश होता है, तो अंग्रेज जो है वो चूंकि भारत में आए थे धन लालसा में, और झारखंड का जो प्रदेश है वो तत्कालीन समाज में या आदिवासियों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र था। उसका कारण क्या था कि जो झारखंड का प्रदेश है वहां पे बड़ी मात्रा में खनिज संपदा थी। हम लोग जानते हैं कि उसी 18वीं शताब्दी जब झारखंड में अंग्रेजों की सत्ता या भारत में अंग्रेजी सत्ता का प्रादुर्भाव हुआ, वही समय था इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति का, और वहाँ के उद्योग जो खनिज संपदा का जो कच्चे माल के रूप में बड़ी मात्रा में इस्तेमाल किया जाता था, और औद्योगिक क्रांति के दिनों में जो आरंभिक जो मशीनों का प्रयोग किया जाता था उसके लिए ऊर्जा के स्रोत के रूप में कोयले का प्रयोग किया जाता था। हम लोग देखेंगे कि झारखंड जो है पूरे भारत के 40% जो खनिज संपदा है वो इसी झारखंड प्रदेश में है, जिसमें कोयला सर्व प्रमुख ऊर्जा का जो स्रोत होता था, उस जमाने का एकमात्र ऊर्जा का जो स्रोत था वो कोयला झारखंड के धनबाद, बोकारो, झरिया का जो इलाका है ना, और बंगाल से जो के निकटवर्ती जो जनजातीय प्रदेश है, उन प्रदेशों में भी जो है कोयला बड़ी मात्रा में मिलती थी। तो अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था? खनिज संपदा प्राप्त करना, उस खनिज में कोयला। और दूसरा हम लोग देखेंगे कि झारखंड के सिंहभूम का जो प्रदेश है, और सिंहभूम से सटे हुए उड़ीसा का जो प्रदेश है, मयूरभंज, केवंझर, इन इलाकों में बहुत अच्छी मात्रा की, विश्व की टॉप क्लास की जो है आयरन ओर या जो लौह अयस्क है वो मिलता था। तो उनका एक पर्पस था कि वो यहाँ के खनिज संपदा का दोहन करें। दूसरा चीज, चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारत में ब्रिटिश सत्ता का एकमात्र लक्ष्य ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना था, उगाही करना था, और इसी उद्देश्य से हम लोग देखेंगे कि झारखंड में भी जब अंग्रेजों की सत्ता आती है तो अंग्रेजों का एक पर्पस हो जाता है टैक्सेशन के रूप में, करारोपण के रूप में जो है वो लोगों से पैसा प्राप्त करना या प्राप्त करे, टैक्स ले। जनजातीय समाज ने कभी भी टैक्सेशन की परंपरा को जो है अपने ऊपर नहीं देखा था, यानी उन लोगों वो टैक्स की परंपराओं से सदा ही सर्वथा ही जो है अनभिज्ञ रहे थे। वो सिर्फ भेंट स्वरूप जो है अपने से ऊंचे अधिकारी, जागीरदार, जमींदार और जो राजा होते थे उसको वो भेंट देते थे, टैक्स नहीं देते थे। लेकिन ब्रिटिश सत्ता के आगमन के बाद टैक्सेशन जो है उन पे किया गया। ये अलग बात है कि टैक्स की मात्रा काफी कम होती थी जनजातीय प्रदेश में, तब भी ब्रिटिश उनको मजबूर करते थे टैक्स देने के लिए। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो आर्थिक कारण है वो बहुत महत्वपूर्ण है, छात्रों को इस पर जो है विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग देखेंगे कि जो आदिवासी थे उनके पास किसी भी प्रकार की जो संपत्ति अर्जित करके उसको संग्रहित करने की परंपरा नहीं रहती। वो डे टू डे लाइफ में जीता था, है ना, और इसलिए संग्रह की प्रवृत्ति उस समाज में नहीं रही थी। खास करके जो टैक्स लेने की जो पद्धति थी पैसे के रूप में, मुद्रा के रूप में, तो मुद्रा का प्रचलन आदिवासी समाज में नहीं के बराबर था। वो लोग जो भी आधारभूत आवश्यकता की जो वस्तुएं होती थी उसी पर वो निर्भर रहते थे, और वो जनरली जो है वस्तु विनिमय के माध्यम से, यानी
एक वस्तु देकर उसके बदले में दूसरे वस्तु दूसरे से प्राप्त करते थे और इस प्रकार से अपने जीवन यापन करते थे। लेकिन अब चूंकि उनसे टैक्सेशन का डिमांड मनी के रूप में किया जाता था, मुद्रा के रूप में किया जाता था, जिससे वो लोग बिल्कुल अनभिज्ञ थे। अब आप समझिए यहाँ पे समस्या कहाँ है। उसको टैक्स चुकाना है जिसका वो आदि नहीं है, टैक्स भी चुकाना है मुद्रा के रूप में जो उसके पास संग्रहित नहीं है। नतीजा क्या होता था कि वो टैक्स लेने के लिए या टैक्स चुकाने के लिए जो मुद्रा है, वो मुद्रा के लिए जो है वो स्थानीय जो महाजन होते थे, साहूकार होते थे, या जो गैर आदिवासी समाज के लोग होते थे, उससे उधार लेते थे, या अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा गाय, बकरी, मुर्गी, मुर्गा ये सब को बेचकर जो है वो उससे जो है पैसे प्राप्त करते थे ताकि उसको जो है वो टैक्स के रूप में सरकार को दे सके। नतीजा क्या होता है कि उनके ऊपर जो आदिवासी समाज है उनके ऊपर आर्थिक दबाव बढ़ता जाता है और ये आर्थिक दबाव धीरे 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 उनकी स्थिति को बहुत ही दयनीय अवस्था तक ले जाता है और नतीजा है कि उनके समाज में जबरदस्त असंतोष का वातावरण विकसित होता है और उसी असंतोष के कारण जो है विद्रोह हो सकता है या होता है। उसका एक कारण आर्थिक था। अगला जो है हम लोग देखेंगे जनजातीय विद्रोहों का इतिहास। झारखंड में जब से ब्रिटिश सत्ता का आविर्भाव हुआ या उसके पहले के समय में भी हम लोग देखेंगे कि जो झारखंड का प्रदेश होता था उसका बाहर के समाज से कभी भी संपर्क नहीं रहा था और वो संपर्क अगर कभी होता था तो कोई यात्री या कोई सेना, जो राजा का जो सेना अगर उस क्षेत्र से गुजरता था तभी जो है वो बाहरी लोगों के संपर्क में आता था। लेकिन भारत के या जो जनजातीय समाज में जब कभी भी जनजातियों के शोषण या उस पर जब दबाव बनाकर जो है कोई रहना चाहे तो उसको जो है उसका प्रत्युत्तर विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। हम लोग देखेंगे कि जितने भी विद्रोह, हम लोग कोल विद्रोह से शुरू करते हैं। 1819-20 का जो कोल विद्रोह है, 1921 का 1819 से 1821 का जो कोल विद्रोह है वहां से हम लोगों को सिलेबस को पढ़ना है। तो उसके पहले का जो जनजातीय समाज था वहां पे हम लोग देखेंगे, आप लोग मिथिला यूनिवर्सिटी में के स्टूडेंट हैं, मिथिला का जो क्षेत्र है उससे सटा हुआ प्रदेश है अंग यानी भागलपुर का क्षेत्र, मुंगेर का क्षेत्र। हम लोग देखेंगे कि आप लोग भागलपुर से बहुत भली भांति परिचित है और हम लोगों का एक विश्वविद्यालय भी है, तिलका मांझी विश्वविद्यालय। आप लोगों को पता है तिलका मांझी कौन थे? तिलका मांझी संथाल आदिवासी थे, यानी संथाल जनजाति से उनका संपर्क था। और तिलका मांझी का विद्रोह कितना जबरदस्त रहा होगा कि आज भी उसके सम्मान में हम एक बिहार के एक टॉप यूनिवर्सिटी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी का जो है संगठन किए हुए हैं। तो हम लोगों को ये बात समझने की आवश्यकता है कि जो जनजातीय थे बाहरी समाज के संपर्क में जब आया और बाहरी समाज ने जब कभी भी जनजातीय समाज का शोषण करने का प्रयास किया तो प्रत्युत्तर में यहाँ के स्थानीय जनजातियों के द्वारा जो है उसके खिलाफ विद्रोह का वातावरण विकसित किया जाता था और कोई भी तात्कालिक कारण के कारण, क्षणिक तात्कालिक कारण के कारण भी जो है वो विद्रोह का स्वर प्रस्फुटित करते थे। यानी कि झारखंड और जो बिहार का प्रदेश था उसमें जनजातियों के द्वारा जो है विद्रोह की घटना एक सामान्य परंपरा, एक सीरीज के रूप में चलता आया था। यानी कोल विद्रोह, संथाल हुल विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह के पहले कई जनजातीय जो है विद्रोह होते आए थे, जिसके कारण आदिवासियों का जनमानस जो है वो हमेशा जागृत रहता था और वो शोषण के खिलाफ तुरंत जो है प्रत्युत्तर में जो है विद्रोह को का आह्वान करते थे। तो हम लोग देखेंगे कि चूंकि झारखंड के प्रदेश में जनजातीय विद्रोहों का इतिहास काफी पुराना है, तिलका मांझी उसके एग्जाम्पल है। हम लोग देखेंगे कि ये जनजातीय विद्रोहों ने भविष्य में होने वाली विभिन्न घटनाओं के विरोध में, जो शोषण पर घटनाएं होती थी उसके विरोध में भी जो है स्थानीय आदिवासियों को विद्रोह करने के लिए हमेशा तत्पर रखता था। यानी जनजातीय विद्रोह का जो इतिहास है वो भी किसी दूसरे आदिवासी विद्रोह का कारण बनता आया है। तो इसको ये जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों का, यह जो कारण जो है ये रहा। अगला जो कारण है वो है राजनीतिक कारण। हम लोग देखते हैं कि किसी भी समाज का जो संगठन है उसका रीति रिवाज, परंपराओं के कारण जो है के द्वारा जो है या अन्य कोई लिखित या अलिखित जो है संविधान के द्वारा जो है किसी समाज का जो है संगठन चलता है। तो उस समाज, हर समाज का एक राजनीतिक पक्ष भी होता है। हम लोग देखेंगे कि आदिवासी समाज में 2-3 तरीके का जो है
राजनीतिक संगठन कार्यशील था, जिसमें पहला संगठन हम लोग मुंडाओं के विशेष, जो मुंडा जनजाति है, मुंडा जनजाति में एक विशेष प्रकार का राजनीतिक संगठन काम करता था, जिसके लिए हम लोग मानकी मुंडा व्यवस्था को, मानकी मुंडा व्यवस्था, जो मुंडा समाज का जो गांव होता था, छोटा सा गांव या कबीला, उसका जो हेड वो मुंडा कहलाता था। और कई छोटे छोटे गांवों का जो मुंडा होता था, उसके ऊपर एक राजनीतिक संस्था होता था, और उसका जो हेड होता था कई मुंडाओं का, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मानकी कहते थे। तो बहुत प्राचीन समय से ही जो मुंडा जनजाति है, उसमें मानकी मुंडा व्यवस्था जो है काफी सशक्त रूप से राजनीतिक जो है नेतृत्व प्रदान करता आया था। किसी प्रकार के विवाद या किसी प्रकार की युद्ध की स्थिति में यही मानकी और मुंडा समाज के आदिवासियों का नेतृत्व प्रदान करते आए थे। इसी मानकी मुंडा व्यवस्था की तरह हम लोग उरांव, एक दूसरी जनजाति है उरांव, जो रांची और उसके अगल बगल रांची, गुमला, लोहरदगा के क्षेत्र में जो है उरांव जनजाति को हम लोग पाते हैं। मानकी मुंडा व्यवस्था की तरह यहाँ पे उरांव समाज जो है, उरांव जनजाति है, उसमें पढ़ा और पंचायत, पढ़ा पंचायत व्यवस्था, ये पढ़ा पंचायत व्यवस्था थी। तीसरा जो महत्वपूर्ण जो समाज है या जनजातीय समाज है, वो संथालों का है। संथाल एक अन्य महत्वपूर्ण जो है जनजाति है। इसमें जो है हम लोग देखेंगे कि माझी परगनैत व्यवस्था, गौर करने वाली बात यह है कि जो मानकी मुंडा व्यवस्था का जो संगठन था, वही संगठन पढ़ा पंचायत व्यवस्था का था, वही संगठन माझी परगनैत व्यवस्था का था। यानी झारखंड के जितने भी जनजाति थे, मुंडा के अतिरिक्त हम लोग देखेंगे हो जनजाति में, हो जनजाति, इसमें भी जो है मानकी मुंडा व्यवस्था का ही जो है प्रचलन होता था। तो झारखंड में अंग्रेजी सत्ता का जब प्रवेश हुआ, उस समय तक मानकी मुंडा, पढ़ा पंचायत, माझी परगनैत व्यवस्था जो है काफी अच्छे तरीके से कार्य कर रहा था। और जो आदिवासी समाज की जितनी समस्याएं होती थी, जो राजनीतिक होती थी, उन समस्त राजनीतिक समस्याओं का समाधान जो है, और किसी विकट परिस्थिति में उस समाज का नेतृत्व प्रदान करने के लिए ये जो तीनों व्यवस्थाएं थी, जो राजनीतिक संगठन थी, वो तीनों का तीनों राजनीतिक संगठन जो है काफी कारगर होता था। यानी किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में मानकी मुंडा, पढ़ा पंचायत, माझी परगनैत व्यवस्था जो उनकी समस्याओं का समाधान करता था। लेकिन अब जब भारत में ब्रिटिश सत्ता का आगमन होता है, तो इन समस्त राजनीतिक संस्थाओं को दरकिनार कर दिया जाता है, और उन पर जो आधुनिक पुलिस व्यवस्था है, आधुनिक न्यायिक व्यवस्था, जो न्यायालय की व्यवस्था है, वो यहाँ पे प्रवेश कर जाता है। ठीक है। अब पुलिस और न्यायालय व्यवस्था जब आदिवासियों के ऊपर थोपी जाती है, तो यहाँ पे उनका शोषण प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पुलिस है वो अंग्रेजी सत्ता के अधीन है, और अंग्रेजी शासन के, अंग्रेजी सरकार के हितों के बारे में ही सोचती है। वो स्थानीय लोगों के बारे में जो है किसी प्रकार का मानवीय जो है व्यवहार नहीं कर पाता था। दूसरा चीज, न्यायालय का जो भाषा था, वो न्यायालय का भाषा जो है अंग्रेजी होता था या फारसी होता था, और वो आदिवासी उस भाषा को समझने में सक्षम नहीं थे। तीसरा चीज कि जो ब्रिटिश न्यायालय थे, उसमें बहुत ज्यादा पैसों का खेल होता था, और पैसे जो आदिवासी समाज है उसके पास पैसे होते नहीं थे। जो बीच का दलाल है या जो वकील है, वो इतना ऊंचा उससे जो है फीस वसूलते थे, जो स्थानीय आदिवासियों के पास नहीं था। तो इस प्रकार की राजनीतिक संस्थाओं का जो समाप्त हुआ, जो कमजोर हुआ, उसके कारण जो है आदिवासियों में विद्रोह की भावना पनपने लगी थी। हम लोग यहाँ पे एक अन्य जो कारण को समझेंगे, वो है बेगारी के लिए मजबूर किया जाना। हम लोग देखेंगे कि अंग्रेज जब भारत में आए, झारखंड के क्षेत्र में जब प्रवेश किए, तो हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं आर्थिक कारण में कि यहाँ का जो वन संपदा है, वन संपदा के अतिरिक्त जो खनिज है, कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर,
या अन्य दूसरे जो अयस्क है, उसको अंग्रेजों का जो लोभ था उस मिनरल्स को, उस आर्थिक संसाधन को का दोहन पे था। हम लोग देखेंगे कि झारखंड का जो प्रदेश है, पूरे भारत में रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 1853 ईस्वी में, मुंबई से थाने के बीच में। लेकिन दूसरी रेलवे लाइन कहाँ पे बिछी थी, आपको पता है? दूसरी रेलवे लाइन बिछाई गई थी बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पे, झरिया से रानीगंज के बीच में 1854 ईस्वी में। अंग्रेजों ने भारत में जो रेलवे और सड़क मार्ग का जो विकास किया, वो सड़क मार्ग का विकास करने का उसका पर्पस क्या था? आर्थिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन। तो झारखंड के क्षेत्र में भी रेलवे लाइन और सड़क मार्ग का जो है विकास किया जाना था। और यहाँ का जो वन प्रदेश था, पहाड़ी प्रदेश है, आप लोगों को पता होना चाहिए जो झारखंड का क्षेत्र है वो पहाड़ी और पठारी प्रदेश है। तो यहाँ पे सड़कों और रेल मार्गों का निर्माण करना बहुत ही दुरूह कार्य होता था। और इस दुरूह कार्य के लिए जो यहाँ के स्थानीय निरीह जो सिंपल जनजाति थे, आदिवासी जो थे, उन लोगों के साथ बेगारी की जो है बेगारी करवाया जाता था। बेगारी आप लोग समझते हैं ना? बेगारी का अर्थ है कि बिना पैसा का, बिना वेतन का, या बिना जो है डेली उसको वेजेस दिए किसी से अगर कोई काम करवाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बेगारी कहते हैं। अंग्रेजों के द्वारा भी जो है आदिवासियों को जबरदस्ती उसकी इच्छा के विरुद्ध बिना पैसे दिए जो सड़क निर्माण है और जो रेलवे या अन्य दूसरी जो संरचनाओं के निर्माण के लिए उनको जबरदस्ती जो है काम करवाया जाता था, है ना? वो मना नहीं कर सकते थे क्योंकि उसको जो है अंग्रेजी सत्ता जो है कठोर पनिशमेंट देता था। और इसलिए जो है आप लोग देखेंगे कि जब आदिवासियों को बेगारी करने के लिए मजबूर किया गया तो वो लोग जो है विद्रोह करने के लिए तत्पर हुए। एक अन्य जो है अलग रीजन, हालांकि हम लोग यहाँ जल जंगल जमीन जोरू का जो टॉपिक है उसमें इसको डिस्कस किए, लेकिन यहाँ पे ये जो महिलाओं की अस्मिताओं से खिलवाड़ है, ये एक काफी महत्वपूर्ण कारण था किसी भी आदिवासी विद्रोह के पीछे। हम लोग देखेंगे कि भारत में ब्रिटिश सत्ता, झारखंड में ब्रिटिश सत्ता का जब आगमन होता है तो यहाँ पे गैर आदिवासी जो है उसकी बहुतायत हो जाती है। ये गैर आदिवासी समाज जो है वो बिहारियों का था, उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों का था, बंगाल से आने वाले लोगों का था और पंजाब से आने वाले लोगों का था। ये यहाँ पे साहूकार के रूप में आए, महाजन के रूप में आए, ये यहाँ पे ठेकेदार के रूप में आए, ये यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के कारिंदे के रूप में आए। और जब ये लोग यहाँ आए तो उन लोगों ने क्या किया कि जो आदिवासी महिलाएं हैं, उन आदिवासी महिलाओं की जो अस्मिता है उस पर उन लोगों ने अटैक किया, जिससे आदिवासियों के मन में जो बाहरी लोग हैं जिसके लिए वो एक विशेष टर्म यूज करते थे, वो टर्म आप लोगों को समझने की आवश्यकता है। जो गैर आदिवासी जो यहाँ थे, जो शोषक समाज के रूप में आदिवासियों के रूप में प्रचलित थे, उनके लिए वो लोग एक विशेष शब्द का इस्तेमाल करते थे जिसे कहते हैं दीकू। समस्त जो गैर जनजातीय समाज था झारखंड में, जो शोषक का प्रतीक होता था, जो शोषक वर्ग होता था, उसके लिए आदिवासियों के द्वारा दीकू शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। दीकू का अगर शाब्दिक अर्थ ले तो इसका मतलब होता है खटमल। खटमल समझते हैं? खटमल समझते हैं ना आप लोग? जो दूसरों का खून चूसता है, एक कीड़ा है खटमल जो दूसरों का खून चूसता है। तो ये दीकू जो होते थे वो भी आदिवासी जो समाज है उनका शोषण करते थे और उस शोषण का ही एक जो है कड़ी है क्या, यहाँ की महिलाओं की अस्मिताओं के साथ खिलवाड़ करना। हम लोग जो कोल विद्रोह के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उस जमाने में जो तात्कालिक कारण, कोल विद्रोह का जो तात्कालिक कारण आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें कई कारण ये था कि उस समाज में जो आदिवासी समाज के कुछ जो मानकी थे, मुंडा थे या उसके जो सरदार थे, उसकी बहन, उसकी पत्नी, उसकी बेटियों के साथ जो है साहूकार, महाजन, ठेकेदार और अंग्रेज के जो कारिंदे थे वो अनैतिक संबंध बनाए, जिसके कारण तात्कालिक रूप से जो है समाज में विद्रोह का वातावरण हुआ और वो ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ जनजातियों के विद्रोह के रूप में उभरा। तो ऐसे कई कारण हम लोग यहाँ देख चुके हैं, है ना? तो इन कारणों का हम लोगों को सामूहिक रूप से कॉमन अध्ययन करना है। ये किसी भी आदिवासी विद्रोह के लिए कॉमन रीजन है। अब हम लोगों को जो एक लास्ट टॉपिक है
वो है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण। हम लोग जब विभिन्न जनजातीय विद्रोहों का अध्ययन करेंगे तो उस समय हम लोग इसके बारे में जो है विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, जनजातीय विद्रोह का कारण सारे समय में जो है लगभग ये था। ये जो 8 टॉपिकों का डिस्कशन, ऐसे तो ये बहुत सारा टॉपिक इस पे हो सकता है। प्रशासनिक व्यवस्था में हम लोग मानकी मुंडा पढ़ा, पंचायत माझी परगनायत व्यवस्था की चर्चा की, वो अलग टॉपिक के रूप में उसको डिस्कशन हम लोग कर सकते थे। तो तात्कालिक कारण में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग अलग अलग टॉपिक का जो टॉपिक वाइज जब स्टडी करेंगे तब हम जो है तात्कालिक कारणों का अध्ययन करेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये जो टॉपिक है जनजातीय विद्रोह के कारण, उसको मैंने 2 लेक्चर के रूप में 2 वीडियो मैंने बनाया। एक जो है पहले 3 कारणों का डिस्कशन किया हमने, और बाद बाकी जो है कारणों का डिस्कशन किया। तो आदिवासी विद्रोह में इतना ही। आप लोग को किसी प्रकार की समस्या हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7870571600। कृपया किसी प्रकार का जो समस्या है उससे संबंधित अगर प्रश्न है आपके पास तो वो सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से मुझसे संपर्क करें, है ना। व्यक्तिगत कॉल से परहेज करें, क्योंकि जो है हो सकता है कि मैं उस परिस्थिति में ना हूँ कि आपके कॉल्स को रिसीव कर पाऊँ बड़ी मात्रा में। लेकिन व्हाट्सएप पे अगर आपका सवाल होगा तो मैं निश्चित रूप से उसकी समस्या का समाधान करने के लिए उपस्थित रहूँगा। थैंक यू।